बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने 5th यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। 5th यूनिट जो हमारा था वो था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट था टाइम ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। इस यूनिट के 5th पॉइंट में दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, संसाधन का प्रबंध। ध्यान दीजिएगा, संसाधनों का प्रबंध। संसाधनों का प्रबंध, संसाधनों का प्रबंध। ध्यान दीजिएगा, इस 5th यूनिट का जो सेकेंड और लास्ट पॉइंट है वो हमारा है संसाधनों का प्रबंध, संसाधनों का प्रबंध, रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार टाइम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस काम को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सोर्स की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि हम थोड़ी सी बात करें स्कूली व्यवस्था के हिसाब से, यदि हम बात करें कि यदि हम चाहते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन सुनिश्चित हो, विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, लेकिन ये आवश्यक हो जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटी हम कहाँ कराएंगे, उसके लिए हमें फील्ड की आवश्यकता है। अब यदि विद्यालय में फील्ड है, ग्राउंड है, मैदान है, तभी तो बच्चों को हम फील्ड में ले जाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे। अगर विद्यालय में फील्ड ही नहीं है तो कैसे को करिकुलर एक्टिविटी को हम कर पाएंगे। यही बात शिक्षकों के संदर्भ में कही जाती है। बड़ा विद्यालय है, 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे हर क्लास में पर्याप्त मात्रा में हैं। अगर हमें को करिकुलर एक्टिविटी कराना, किसी कक्षा को बाहर ले जाना है, तो हमें शिक्षकों की आवश्यकता है। यदि शिक्षक कम है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको करिकुलर एक्टिविटी को कभी भी विद्यालय व्यवस्था में शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। इसलिए कहा जाता है रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट कि संसाधनों के प्रबंधन को भी, संसाधनों के प्रबंधन की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों के प्रबंधन के अभाव में हम किसी भी काम को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। देखिए, सामान्य मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। यदि हम इसके बात करें रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप रिसोर्स मैनेजमेंट एट द स्कूल लेवल, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। अगर हम विद्यालय व्यवस्था पे बात करें तो कुछ और बातें निकल के आती हैं, लेकिन अगर सैद्धांतिक व्यवस्था की बात करें तो रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके कई प्रकार होते हैं। सामान्यतः तमाम लोगों ने, तमाम शिक्षाविदों ने, तमाम तकनीकी लोगों ने, तमाम मैनेजमेंट के जानकारों ने, प्रबंध के निर्माताओं ने सैद्धांतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 11 प्रकार के मैनेजमेंट की बात कही है। ध्यान दीजिएगा, 11 प्रकार के मैनेजमेंट की बात कह रही है। ये चाहे स्कूली व्यवस्था की बात हो, चाहे प्राकृतिक व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी संस्था की बात हो, उपक्रम की बात हो, किसी इंटरप्राइजेस की बात हो, किसी उपक्रम की बात, कहीं भी जो बात होती है, जो टाइप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, कुल 11 प्रकार के होते हैं। एक समान सा परिचय मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, टाइप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा होता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के क्रमांक के हिसाब से चलती हैं। मनुष्य है तो सारी व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य नहीं है तो ना प्रबंधन है, ना टाइम है और ना उसका मैनेजमेंट है। इसलिए कहा जाता है मानव संसाधन। जितने मनुष्यों के द्वारा सहयोगी कार्य किए जाते हैं वो मानव संसाधन है। दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध। जिस प्रकार मानव संसाधन का प्रबंध आवश्यक होता है, उसी पर प्राकृतिक साधनों के संसाधनों का भी प्रबंधन आवश्यक होता है। यदि इसको हम बेहतर तरीके से इसका दोहन करेंगे, इसका नुकसान करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान सिर्फ मनुष्य का होगा, प्रकृति होगा, और इसका विभाजन को भी मनुष्य को ही होना पड़ेगा। वही तीसरी बात करें हम संसाधनों का प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, या परियोजनाओं का प्रबंधन। तमाम ऐसी परियोजनाएं चलती हैं जो राष्ट्र हित में, देश हित में कारगर हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन परियोजनाओं में अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो कार्य रूपी हैं, राष्ट्र हित में हैं, इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए, लागू किया जाए, लेकिन इन परियोजनाओं को बनाए रखने के लिए प्रकृति को भी साथ में लेके चला जाए, प्रकृति को भी आवश्यकता से अधिक छेड़छाड़ न किया जाए।
वही चौथी बात आती है बैंकिंग प्रबंधन की, कि सारी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक या मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रबंधन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग प्रबंधन भी आवश्यक है। वहीं पांचवी व्यवस्था होती है निर्माण प्रबंधन की। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन का रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पांचवा प्रकार है वो होता है निर्माण प्रबंधन। निर्माण प्रबंधन का मतलब होता है कि किसी नए चीज़ के बारे में निर्माण करना, नया कॉन्सेप्ट लेकर आना, नई चीज़ों, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो आवश्यकता पड़ जाती है कि इस पॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए। अब ख़त्म करने से तात्पर्य है कि ऐसे ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाया जाए। अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने से तात्पर्य है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाया जाए। तो निर्माण से कॉन्सेप्ट हमारा यही है। अगला होता है इसका छठा प्रकार जो है रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो होता है सुविधा प्रबंधन, कि जो भी काम किए जाए वो किसी का नुकसान न हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे नेचर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे राष्ट्र हो, कोई भी हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए, किसी भी हाल में किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं सातवीं बात करें तो उद्यम का प्रबंधन, इंटरप्राइज असेसमेंट मैनेजमेंट, उद्यम का प्रबंधन, कि जितने भी उद्यम लगाए जाएं, रोजगार के साधन लगाए जाएं, उनका एक ऐसा प्रबंधनीय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि उन प्लांटों, उन फैक्ट्रियों को लगाने से ना तो प्रकृति का नुकसान हो, ना मनुष्य का नुकसान हो, ना किसी समाज सोसाइटी का नुकसान हो। उसके बाद आठवां आता है जनता का प्रबंधन। जनता के प्रबंधन से तात्पर्य है कि कोई भी काम ऐसा न किया जाए जो राष्ट्र, धर्म, शहर आदि तत्वों को नुकसान पहुंचा सके। वहीं नौवीं बात कही जाती है रिसोर्स मैनेजमेंट के 9वें टाइप्स की बात करें, वो होता है तकनीकी प्रबंधन, डिजिटल असेसमेंट, कि तमाम तकनीकी नए साधनों का प्रयोग करके एक ऐसा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए कि बहुत कम समय में ज़्यादा काम को कर लिया जाए। वहीं 10वां होता है इन्वेस्टरी प्रबंधन। इन्वेस्टरी प्रबंधन से तात्पर्य होता है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि हर हाल में सभी लोग उसमें भाग लें, इन्वेस्ट करें और एक बेहतर विकल्प के तौर में सामाजिक व्यवस्था में वो उभर के सामने आए। वहीं 11वां और अंतिम हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते, 11वां प्रकार इसका होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तकनीकी, कि सारी व्यवस्थाओं का ऐसा डिजिटलाइजेशन किया जाए कि बहुत कम समय में ज़्यादा काम लिया जा सके। ये हमारा था रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अगर स्कूली स्तर पे हम बात करें तो समान स्तर की बात थी, सभी तत्वों की बात थी, सभी आधार पे काम करती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की हम बात करें, स्कूली स्तर पे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्कूली लेवल पे बात करें तो ये आवश्यक हो जाता है कि ध्यान दीजिएगा कि विदाउट रिसोर्स मैनेजमेंट दे हैव नॉट कंप्लीट आवर वर्क। बिना संसाधनों के प्रबंधन से हम अपना काम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इन संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था की जानकारी भी होनी चाहिए, उसके प्रबंधन की व्यवस्था भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बस अगली कक्षा में कुछ और नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ।